विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों से भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के संबंध में चर्चा करेंगे। यह अधिनियम मूलतः उन्हीं विधियों का अध्ययन करती है या उन उपबंधों से संबंधित है जिसके अंतर्गत संविदाओं का उल्लेख है, अर्थात संविदा से संबंधित जो विधियां हैं उन विधियों को परिभाषित और संशोधित करने के लिए इस अधिनियम को सृजित किया गया है। विद्यार्थियों, यह जो अधिनियम है इसे 25 अप्रैल 1872 को 1872 को अधिनियमित किया गया। यह जो अधिनियम है इसके अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य, जिसे किसी राष्ट्र की धमनी कहा जाता है, अर्टरी कहा जाता है, वास्तव में उसको और अधिक विकसित करने के लिए इस अधिनियम को स्थापित किया गया। यहाँ पर अब हम लोग इसके अंतर्गत जो आगे चर्चा करेंगे, जो शुरुआत में ही बता दिया जाता है, वह यह है कि इसमें टोटल 266 सेक्शंस थे, 266 धाराएं थीं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि यह जो 266 धाराएं हैं, इन धाराओं को 11 भागों में डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया था। यहाँ पर अब हम लोग आपको या इस संदर्भ में आपसे यह चर्चा करेंगे कि जो टोटल 266 धाराएं और 11 भाग थे, कालांतर में इसके अंतर्गत 3 भाग हो गए। पहला जो भारतीय संविदा अधिनियम ही था, दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम 1930, और तीसरा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 1872 का भारतीय संविदा अधिनियम 3 खंड हुए, 3 अलग अलग अधिनियम इससे सृजित हुए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है, इसमें कहां से कहां तक के सेक्शन को शामिल किया गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देना है कि धारा 1 से लेकर के धारा 75 और दूसरा जो इसका खंड है वह धारा 124 से लेकर के धारा 238 तक इसे भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि इसके अंतर्गत 2 अन्य जो डिवीजन किया गया है, एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और दूसरा है भारतीय भागीदारी अधिनियम। ये 2 अलग अधिनियम हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अर्थात माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 76 से लेकर के धारा 123 तक उल्लेख किया गया है। इन्हीं धाराओं को सम्मिलित रूप में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत शामिल किया गया, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 66 धाराएं हैं, 66 सेक्शंस हैं। इसी तरीके से भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 239 सेक्शन 239 से लेकर के सेक्शन 266 तक जो यह धारा है, इसे भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत
अलग से अधिनियम सृजित कर दिया गया, या आप ये कह सकते हैं एक अलग अधिनियम बना दिया गया। वर्तमान समय में इसमें 74 यानी 74 सेक्शंस हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम के 3 पार्ट हो गए। एक तो यह भारतीय संविदा अधिनियम, दूसरा जो पार्ट है वह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और तीसरा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। इसमें कहां से कहां तक, अर्थात किस सेक्शन से किस सेक्शन तक इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसकी चर्चा भी हमने आपसे कर दी है कि क्या कि जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है, इसमें 2 पार्ट हैं, यानी सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक, दूसरा 124 से 238 तक। इसके बाद 76 से 123 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और 239 से 239 से 266 तक ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर जो भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत जिसको पूरा इन कलेक्टिव जो इसको 11 भाग में डिवाइड किया गया था, इसके अंतर्गत जो पहला पार्ट है जिसको प्रारंभिकी कहते हैं, इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो धारा 1 है, धारा 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, कहां तक इसका विस्तार हुआ है, इन बातों का उल्लेख किया गया है। तो जहां तक सेक्शन 1 की बात आती है, धारा 1 में जो पहला पैरा में स्पष्ट किया गया है वो यही कहा गया है कि यह अधिनियम, यानी जो यह अधिनियम 1872 है, इसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जाएगा, यानी इसका जो शॉर्ट टाइटल है वह द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जाएगा। अब प्रश्न उठता है इसका विस्तार क्षेत्र का कहां तक है, अर्थात इंडिया में कहां तक इसका विस्तार है। तो इसके अंतर्गत दूसरे पैरा से इस बात को पूरी तरीके से यह क्लियर हो जाता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय यह संपूर्ण भारत में विस्तृत है, अर्थात इसका जो विस्तार क्षेत्र है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में यह लागू हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि यह 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर अधिनियम के जो पारित हुआ है, इसके अंतर्गत सभी विधियां जो केंद्रीय विधियां हैं वह अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होंगी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविदा अधिनियम जो 1872 है यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में लागू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि यह जो अधिनियम है इसका प्रवर्तनीय तिथि क्या है, कब यह इन्फोर्स हुआ है। तो 1 सितंबर 1872 को यह लागू हुआ है। यहाँ पर 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनैक्टेड डेट अर्थात अधिनियमित तिथि, और दूसरा जो तिथि है इन्फोर्समेंट डेट। जो इनैक्टेड डेट है जिसको विधायिका के द्वारा 25 अप्रैल 1872 को पारित किया गया और इसको अधिनियमित कर दिया गया, और उसके जो विधायिका है यानी एक तरीके से उस समय तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके द्वारा इसको पारित किया गया था। और 25 अप्रैल 1872 के द्वारा यह पूरी तरीके से इस अधिनियम या इसको अधिनियमित तिथि कहा जाएगा। और जो 1 सितंबर 1872 है इस तिथि को यह भारतीय संविदा अधिनियम को पूरे भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य के लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वह यह कि यह जो भारतीय संविदा अधिनियम है इसके अंतर्गत
जो दूसरा खंड आता है जिसको निर्वचन खंड कहते हैं, इस निर्वचन खंड के अंतर्गत विभिन्न शब्दों अर्थात जो पद है उन पदों को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत ए से लेकर के जे तक अर्थात 10 खंड हैं इसके, और इन खंडों में विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है। जिसमें पहला जो टर्म आता है वह है प्रस्ताव अर्थात प्रपोजल, जिसको प्रस्तावना कहा जाता है, प्रस्थापना कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? तो धारा 2 खंड ए के अंतर्गत प्रस्तावना को परिभाषित किया गया है, और यह जो प्रस्तावना है किसे कहा जाता है, कब हम किसी भी बात को या किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को हम प्रपोजल कब कहेंगे, तो वास्तव में इसे सेक्शन 2 के क्लास ए में यानी ए खंड में इसको परिभाषित किया गया है। क्या कहा दिया गया है कि जब कि कोई एक व्यक्ति किसी बात को करने या प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी को किसी अन्य व्यक्ति को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि वह इस संबंध में अपनी अनुमति प्रदान कर दे, कहा जाता है कि प्रस्थापना हुआ। अर्थात इसे ही प्रस्थापना कहा जाता है, इसे ही प्रस्तावना कहा जाएगा या प्रपोजल कहा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि प्रस्थापना को धारा 2 खंड ए के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और इसको आप जो परिभाषा हमने आपको बताई इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर क्या कहा गया है। इसको अंग्रेजी में आप देखेंगे बेयर में, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he said to make a proposal। उसी को प्रस्थापना कहा दिया जाएगा। अर्थात अब इसमें आप में मिलान करें उसको देखेंगे तो वहां पर क्या कहा दिया गया है कि जब कि एक व्यक्ति यानी कोई एक व्यक्ति है, और यह जो व्यक्ति है वह क्या करता है, किसी कार्य को करने यानी किसी बात को करने या इस बात को करने से प्रविरत रहने। प्रविरत रहने का मतलब ना करने की, तो चाहे करने की हो या उस कार्य को न करने की हो, ऐसी बात को वह जो अपना रजामंदी है, अपना जो व्यू है, वह इस दृष्टि से, दृष्टि का मतलब आशय, इंटेंशन, तो वह इस दृष्टि से वह किसी अन्य व्यक्ति यानी बी को संज्ञापित करता है, यानी इसको ज्ञान में लाता है कि यह जो व्यक्ति है जो ए ने कार्य करने की या इस कार्य से प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी बनाई थी, इसके प्रति अनुमति दे। जरूरी नहीं है कि बी अनुमति प्रदान कर ही दे, केवल ए का यहाँ पर इंटेंशन देखा जाता है कि अगर ए इस दृष्टि से बी को संज्ञापित कर देता है, बी के नॉलेज में ला देता है कि बी इस बात को जान जाए कि हाँ ए इस कार्य को करना चाहता है या इस कार्य को करना नहीं चाहता है, जो उसकी यह इच्छा है, विलिंगनेस है, वह इच्छा बी को बता दे, बी के संज्ञान में आ जाए, और किस लिए, ताकि बी इसके प्रति अनुमति प्रदान कर दे, अर्थात वह उसको स्वीकार कर ले अगर ए ने इस आशय से कोई बात करने की जो मनाही है, अर्थात टू डू और टू एब्सटेन, चाहे करना हो या करने से प्रवृत्त रहना हो, मना करना हो, इस दृष्टि से अगर
अगर वह बी को संज्ञान में ला देता है, उसकी जानकारी में ला देता है, तो कहा जाता है कि ए ने प्रस्थापना किया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कंटेंट्स निकल करके आते हैं, यानी धारा 2 क्लास ए को पढ़ने से वो क्या निकलता है? सबसे पहली बात, कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ए और बी 2 व्यक्ति होंगे तभी ए अपनी बात को कहेगा। तो देयर मस्ट बी 2 पर्सन, कम से कम एटलीस्ट, कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य होने चाहिए। और दूसरी बात क्या कह दिया गया, उसमें ए के द्वारा चाहे कोई बात करने की या उस बात को न करने की, तो इसका मतलब क्या हो, एक बात होनी चाहिए, वह बात करने की भी हो सकती है, नहीं करने की भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। 2 व्यक्ति हो गया ए और बी, एक बात होगी, बात कैसी होगी, करने की भी होगी और ना करने की भी होगी। तो ऐसे करने या ना करने की, तीसरी बात ए की जो इच्छा है, ए का जो व्यू है, ये तीसरी बात होनी चाहिए। चौथी बात क्या है कि ए अपनी इस इच्छा को, अपने इस व्यू को बी को इस आशय से बताए, अर्थात उसका इंटेंशन हो, ए पूरे इंटेंशन के साथ ऐसी अपेक्षा रखता हो कि बी के संज्ञान में आ जाए, बी उसकी अनुमति प्रदान कर दे, अर्थात ए चाहता है कि बी अनुमति प्रदान कर दे। ये अलग बात है कि बी अनुमति प्रदान करे या न करे, ये बी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर ए ने पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे आशय के साथ बी को इस तरीके की जानकारी प्रदान कर दी है, कैसी जानकारी, कार्य करने की है या ना करने की हो, किसी भी प्रकार की जानकारी हो यानी बात हो, ऐसे उद्देश्य से, ऐसे आशय से अगर बी को इस तरीके की जानकारी से अवगत करा देता है, तो कहा जाएगा ए ने जो बी से इस प्रकार की बात कही है उसे प्रस्थापना कहा जाएगा। तो ये इसके 4 ये महत्वपूर्ण इसके तत्व हैं, और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल प्रस्थापना बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जब प्रस्तावना हो गई है, तो अब चूंकि आपने देखा कि ए अगर इस तरीके की बात कही, कौन सी बात, कि कार्य करने की है या कार्य नहीं करने की है, और इसको बी से बता दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर बी डिनाई कर देता है या बी जो है इसको एक्सेप्ट कर देता है, तो अगर बी ने उसको डिनाई कर दिया, तो ए ने जो इस आशय से बी को बताया है कार्य करने ना करने की, कि बी उसके प्रति अनुमति प्रदान कर दे, ए का कथन बी के मना कर देने पर भी इसे प्रपोजल कहा जाएगा, यानी ए का स्टेटमेंट प्रपोजल रहेगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर ए ने इस तरीके की बात कही कि बी अनुमति प्रदान कर दे, तो अगर बी जो है अनुमति प्रदान कर देता है, तो ए का कथन जो प्रपोजल था वही प्रपोजल अब क्या हो जाएगा, प्रतिगृहीत प्रस्थापना वचन हो जाती है। तो अब ये जो प्रस्तावना है धारा 2 खंड बी के अंतर्गत इसी प्रपोजल को ही वचन कह दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि बी ने ए के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अगर केवल आशय तक हम देखते हैं, किसका आशय, ए का आशय, ए का आशय क्या है, तो ए के आशय तक अगर विचार करेंगे तब तक तो प्रपोजल रहेगा। लेकिन जैसे ही बी उसके आशय को जानते हुए अब उसे एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर ले रहा है, तो अब वह जो प्रपोजल है वही प्रपोजल वचन कह दिया जाएगा, उसी को प्रॉमिस कह दिया जाएगा। और सी खंड के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो इस तरीके की प्रस्तावना करता है उसी को वचनदाता कह देंगे, और जिससे इस तरीके की बात कही गई है अर्थात जिसने इस बात को स्वीकार किया है यानी बी, उसी को वचन ग्रहीत
अधिकता कह देंगे, प्रामिसर प्रामिसी, इस तरीके से ये दो शब्द और आ जाते हैं। और आगे जो महत्वपूर्ण है, जिसको इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा गया है, सेक्शन 2D, यानी जो एक तरीके से प्रतिफल है, कंसीडरेशन है, इसको परिभाषित किया गया है। ये परिभाषा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। दैट्स ऑल। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।